नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस अहम विषय पर बात करने वाले हैं वो है आवास फाइनेंसेस का मार्च 2026 का अपडेट। इस एक्सप्लेनर में हम इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे। इन जटिल लगने वाले आंकड़ों को हम एक एक करके और बेहद आसान बातचीत के जरिए डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं जो इनके ऑपरेशंस का पूरा दायरा तय करता है। 234.5 बिलियन रुपए। जी हाँ, ये इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है। अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करें तो ये 15% की एक बेहद सॉलिड और मजबूत ग्रोथ है। अब इस पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को गहराई से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट और AUM ग्रोथ देखेंगे, फिर एसेट क्वालिटी और लोन बांटने के इंजन को समझेंगे, उसके बाद इनके टेक इंटीग्रेशन, बोर्ड के बड़े फैसलों पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि क्रेडिट रेटिंग्स के जरिए बाजार का क्या नजरिया है। तो आइए अपने पहले कदम से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए प्रॉफिट और AUM ग्रोथ के मेन हेडलाइन नंबर्स। अब ये चार्ट देखिए, ये इनकी बॉटम लाइन की सफलता की पूरी कहानी खुद ब खुद बता रहा है। देखिए, साल की शुरुआत में बिजनेस में कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन उसके बावजूद नेट प्रॉफिट में 14% की शानदार बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर सीधे 6.56 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ, इस शानदार मुनाफे के साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन भी पार कर लिया है। इनका कुल लाइफ टाइम डिसबर्समेंट यानी अब तक जो इन्होंने कुल लोन बांटा है वो 400 बिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। साथ ही इसी दौरान CVC कैपिटल पार्टनर्स अब इनके नए प्रमोटर्स के रूप में भी शामिल हो गए हैं। टॉप लाइन ग्रोथ तो हमने देख ली। अब आते हैं दूसरे कदम पर, एसेट क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इनके ऑपरेशंस के इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में काम कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में ध्यान देने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में इन्होंने अपनी क्रेडिट रूल्स और प्रोसेस को थोड़ा सख्त किया, जिससे काम की गति थोड़ी धीमी रही। लेकिन जैसे ही दिवाली का समय पार हुआ, इन्होंने एक जबरदस्त वापसी की। सिर्फ चौथी तिमाही में ही 23.5 बिलियन रुपए के लोन बांटे गए। ये पिछली तिमाही के मुकाबले 36% का एक बहुत ही मैसिव उछाल है। और कमाल की बात यह है कि ये शानदार ग्रोथ तब आई है जब इन्होंने अपना मेन फोकस अपने कोर कस्टमर्स पर ही बनाए रखा। इनके करीब 65 से 70% कस्टमर्स स्वरोजगार वाले या छोटे लोन लेने वाले लोग हैं। इन सब के बावजूद इन्होंने अपने ग्रॉस स्टेज 3 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को महज 1.05% के बेहद सुरक्षित स्तर पर रखा है। ये साफ दिखाता है कि इनका रिस्क मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कदम पर, तकनीक और विस्तार। आखिर वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन सारे नंबर्स को इतनी तेज गति दे रहा है? आइए देखते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का असली असर यहाँ साफ साफ दिखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और एक बिल्कुल नए एडवांस CRM सिस्टम को लागू करके आवास फाइनेंसर्स ने अपने लोन अप्रूवल के समय में, मतलब फाइल लॉगिन से लेके सैंक्शन होने तक के समय में पूरे 52% की कटौती की है। जरा सोचिए, कस्टमर्स के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, जमीन पर भी इनका काफी तेजी से विस्तार हुआ है। इस साल इन्होंने 38 नई ब्रांचेस खोली हैं और अब 15 राज्यों में इनका कुल नेटवर्क 435 शाखाओं का हो गया है। और आगे के लिए इनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों पर इनका विशेष ध्यान रहने वाला है। चलिए अब अपने चौथे कदम की तरफ चलते हैं, बोर्ड के फैसले और भविष्य की पूंजी। मैनेजमेंट की रणनीति की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर फंडिंग के क्या प्लान्स बने हैं। बोर्ड ने आगे के लिए कुछ बहुत ही अग्रेसिव और बड़े कदम उठाए हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को तो मंजूरी मिली ही, लेकिन सबसे बड़ा फैसला था 9,000 करोड़ रुपए की विशाल पूंजी जुटाने का। जी हां, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए ये फंड रेज किया जाएगा ताकि भविष्य में लोन देने के लिए इनके पास पैसों की कोई कमी ना रहे। इसके अलावा लीडरशिप में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए संदीप टंडन जी को दोबारा चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। एक और बहुत ही अहम फैसला जो लिया गया वो है प्राइम लेंडिंग रेट यानी PLR में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती। ये कटौती जून 2026 से लागू होगी। आसान शब्दों में कहें तो अब कस्टमर्स के लिए लोन लेना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के इस हाई कंपटीशन वाले मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट और रणनीतिक कदम है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी कदम पर,
क्रेडिट रेटिंग्स और बाजार का नजरिया। चलिए देखते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हैं वो इन सारे रिजल्ट्स को किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है मार्केट से मिलने वाला डबल वैलिडेशन। केयर रेटिंग्स और इकरा दोनों ही एजेंसियों ने कंपनी के आउटलुक को स्टेबल से अपग्रेड करके पॉजिटिव कर दिया है, साथ ही अपनी AA रेटिंग को भी बरकरार रखा है। ये अपग्रेड इस बात का सीधा सबूत है कि मार्केट को इनकी मजबूत पूंजी और लगातार हो रही कमाई पर पूरा भरोसा है। एनालिस्ट का नजरिया भी यहां काफी हद तक साफ है। IDBI कैपिटल और प्रभुदास लीलाधर इस पर बुलिश हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इन नए तकनीकी सुधारों का फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मोतीलाल ओसवाल ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। वो अभी बारीकी से नजर रख रहे हैं कि क्या आवास फाइनेंसर्स अपनी 25% की AUM ग्रोथ गाइडेंस पर सच में खरे उतर पाते हैं या नहीं। तो इतनी बड़ी पूंजी और एक बिल्कुल नए टेक इंजन के साथ आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जैसे जैसे आवास फाइनेंसर्स नए और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहा है, तो क्या वो फाइनेंशियल ईयर 2027 में अपने इस 25% के आक्रामक डिसबर्सल ग्रोथ टारगेट को लगातार बनाए रख पाएगा? इस पर हम सबकी पैनी नजर रहेगी। इसी विचार के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।